Hello and welcome again you all in your history class. So it's Deepak Tiwari, your history teacher, here with one more important chapter in contemporary world, that is the World War II, the Second World War. So let me start. So World War II is also known as the Global War. इसको हम Global War के नाम से भी जानते हैं and it is also known as the Total War. हम इसको Total War के नाम से भी जानते हैं because almost all the nations worldwide were participated in this war, that is World War II. And also it is considered as the War of Revenge. हम इसको War of Revenge भी कह सकते हैं because कहीं ना कहीं ये वॉर पूरी तरीके से रिवेंज के ऊपर बेस्ड था, यानी जर्मनी जिसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन की गई थी डॉक्यूमेंट्स में, देन कहीं ना कहीं ये रिवेंजफुल इवेंट था जर्मनी के साथ। और होता क्या है, सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी इन द राइज ऑफ द हिटलर वो क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है और डोमिनेट करता है पूरे यूरोप में, और उसका नतीजा क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एंड इट स्टार्ट्स इन 1st of September 1939 एंड अगस्त 1945 तक ये वॉर चलती है। ये इस वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था कि 1st of September 1939 से ये स्टार्ट होता है एंड अगस्त 1945 तक ये एंड होता है एग्जैक्टली। हाँ, बट सम ऑफ द हिस्टोरियंस, हालांकि ये स्टार्ट हुआ था 1939 में, डिक्लेरेशन ऑफ वार ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ 1939 में डिक्लेरेशन किया था, लेकिन few historians also considered that this war was started in the beginning of 1937. कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 1937 में ही ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था, जब जापान ने क्या किया था कि चाइना पर हमला किया था। यानी वो जो वॉर थी उसको हम सीनो जापानीज वॉर के नाम से कंसीडर करते हैं, जिसमें उसने मंचूरिया को कंक्वर कर लिया था चाइना के। हालांकि हम 1939 से 1945 के एरा को हम कंसीडर करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ड्यूरेशन। सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट बिफोर इट थोड़े कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अबाउट 60 to 80 मिलियन पीपल्स वर डेड, ठीक है, किल्ड, यानी कि 60 से 80 मिलियन के बीच में लोग यहाँ पर मरे थे, जिसमें 50 मिलियन मिलिट्री से थे, यानी कि 50 मिलियन सिविलियंस से थे, और 25 मिलियन सोल्जर्स इसमें किल हुए थे। एंड अब बिलिग्रेंट की बात करते हैं कि कौन कौन अपोजिशन में था। तो एट द फर्स्ट स्टेज दैट इज द अलीट पावर्स, द अलीज, एंड सेकेंड वन आपके वो थे एक्सिस पावर्स। तो एक अलीट थे, एलीट पावर्स जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और दूसरे थे एक्सिस। तो एक्सिस पावर्स में आपके नाजी जर्मनी था, इटली था एंड जापान। तो इन द एक्सिस पावर्स नाजी जर्मनी, इटली एंड जापान वेयर इन द एक्सिस पावर्स, एंड अलीट में यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया एंड ग्रीस। सो ये सारे आपके अलीट पावर्स में थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर लड़ा। सो बेसिकली द अनजस्ट कॉजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है, ये जो कॉजेस थे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के 1919 में जो जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन हुई थी, विच ब्रेड द जर्म्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहीं ना कहीं उसी ने बीज बो दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो उन्हीं के कॉजेस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू दीज वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there I have divided it into the 9 causes which were responsible for the Second World War. The first one is the dissatisfaction over the Treaty of Versailles. यानी Treaty of Versailles जो जर्मनी के साथ 1919 में अलीट पावर्स के साथ जो साइन हुई थी ट्रीटी जर्मनी के साथ उन्होंने की थी, तो वो उसका जो डिससेटिस्फैक्शन था कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज बनता है फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। And the second cause is the rise of militarism in Japan. तो जापान were excluding the militarism and military strength को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है 1920 के बाद, और वही जो रीजन होता है, हालांकि उसके पहले भी स्टार्ट करता है 1910 में और 1920 में, 1930s में, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे।
देन फ्रांस वेंजफुल बिहेवियर विथ जर्मनी। तो फ्रांस का जर्मनी के साथ जो बिहेवियर था वो वेंजफुल रिवेंजफुल था, क्योंकि पहले जर्मनी ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर के पहले, एल्सिस एंड लॉरेंस को उससे कंक्वर कर लिया था, राइन लैंड पे मिलिटराइजेशन कर दिया था। हालांकि बाद में जर्मनी जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन करता है, देन जो राइन लैंड है वो डीमिलिटराइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो फ्रांस है वो हमेशा से बदला लेना चाहता था जर्मनी से। खैर, एंड द फोर्थ रीजन इज डिमांड्स ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म की डिमांड भी बढ़नी चली जा, साम्राज्यवाद जिसको हम कहते हैं, यानी कि अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना। इसको हम डिस्कस करेंगे कि पहले मिलिटरिज्म किन स्टेट्स किन नेशंस के द्वारा होता था, एंड बाद में ये मिलिटरिज्म जो है कौन नेशन करते हैं। बेसिकली इसमें जापान और जर्मनी और इटली इंपीरियलिज्म एस्टैब्लिश करते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड को छोड़कर। Then the fifth cause is the rise of nationalism and the dictatorship in Italy and Germany, यानी कि rise of Hitler या rise of dictatorship के नाम से हम इसको जानते हैं। तो the introduction of the nationalism in Italy and Germany means the rise of Mussolini and Hitler in Germany and Italy led to the Second World War. It was also considered as an important cause. Then policy of appeasement, अपीजमेंट की पॉलिसी यानी तुष्टीकरण की पॉलिसी, किस तरीके से नेशंस इसको आगे करते हैं, पॉलिसी आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड कॉज बनता है। देन द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ऑफ कोर्स। तो लीग ऑफ नेशंस वाज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज सेट अप सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन टू एस्टैब्लिश द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। Then the irrational boundaries drawn after World War One. So World War One में आपने देखा कि कई सारी ट्रीटीज हुई थी अलग अलग नेशंस के बीच में। जर्मनी के साथ हालांकि जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो पूरे यूरोप को क्या कर दिया गया, तो छोटी छोटी प्रोविंसेस में, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया था। कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया। तो बट उसने क्या किया कि ये जो बाउंड्री थी वो कोई एक्चुअल बाउंड्री कंसीडर नहीं की गई थी, इररेशनल बाउंड्री थी। यानी उसके बीच में उन बाउंड्रीज के दोनों तरफ से डिस्प्यूट्स आए दिन हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है, और इसी के चलते यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी भी आप देखने को मिलते हैं मुसोलिनी और हिटलर के उसमें। देन द इमीडिएट कॉज, और लास्ट में हम इमीडिएट कॉज के बारे में चर्चा करेंगे। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कॉज फॉर विच लेड the world in World War II. आइए इनको डिस्कस करते हैं। Now the first cause is the dissatisfaction over the Treaty of Versailles which was by with Germany in 1919. तो 1919 में जो पेरिस का जो ट्रीटी था, the Treaty of Paris और the Peace Conference were held in 1919. तो जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी इन 1919, जो कि एक वेंजफुल या रिवेंज कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर का लेने के लिए। सो उसके जो डिसैटिस्फैक्शन क्लॉजेस थे, डिसैटिस्फैक्टरी क्लॉजेस थे जर्मनी के लिए, वो एक कॉज कहा, वो कॉज एक कंसीडर होता है फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो एक्चुअली द पीस सेटलमेंट इन पेरिस एट पेरिस कॉज द ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मन्स या जर्मनी। तो कहीं ना कहीं इसने ह्यूमिलिएशन को बढ़ाया। क्यों? Because all the clauses which was computed in the Treaty of Versailles, in the documents of the Treaty of Versailles, it was against the Germany. जर्मनी के अगेंस्ट सारे क्लॉजेस थे। मैंने आपको बताया था कि 231 जो उसका क्लॉज था, प्रोविजन था, जर्मनी उसको डिमांड करता है कि उसको हटा दिया जाए, कि जिसमें जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कॉज कहा गया था, यानी कि गिल्टी उसमें जर्मनी को शो किया गया था कि आप ही गिल्टी हैं, आप ही के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ है। तो जर्मनी ने 231 जो प्रोविजन था उसको हटाने की बात कही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो द विक्टोरियस पावर्स, जितने भी विक्टोरियस पावर्स थे, took away the clutches of the territories of Germany. जर्मनी के सारी टेरिटरीज को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एंड द कॉलोनीज वर एस्टैब्लिश्ड इन ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। जहां पे पहले जर्मनी की कॉलोनीज थी, उन अफ्रीका में उन कॉलोनीज को भी उन पावरफुल या यूं कहें विक्टोरियस पावर्स के थ्रू जीत लिया गया, जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इसको अपने कंक्वर्ड में ले लिया, नो डाउट। उसके बाद कंपेंसेशन भी देना पड़ा था। तो द $30 billion वुड बी पेड बाय द जर्मनी टू दीज विक्टोरियस नेशंस एज अ कंपनसेशन। सो इफ द जर्मनी
was not able to pay this amount, अगर वो उस अमाउंट को जो कि कंपनसेशन अमाउंट था डिक्लेयर किया गया था, if we weren't able to pay it, then क्या किया गया, उसके सारे के सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वॉरशिप्स को सबको अपने अंडर में ले लिया गया एज अ कंपनसेशन. ऑल द कॉलोनीज वेयर टेक इट इन their charges, the victorious powers, by the victorious powers as a compensation. तो जर्मनी को क्या किया, मजबूरन उन सारी कॉलोनीज को, इन सारी इंडस्ट्रीज को जो उसने सेटअप कर रखी थी पूरे यूरोप में, वो सब उन पावर्स को देने पड़े एज अ कंपेंसेशन. एंड ऑल्सो he had forced to supply the coal to the Belgium, Italy and France for 10 years. तो 10 साल के लिए उसको उन कोल डिपॉजिट्स को भी उनको देना पड़ा, कोल की सप्लाई करती रहनी पड़ी इन नेशंस के. अगर हम सार की बात करते हैं, एक सार प्रोविंस था, उसको भी इसे रेंट पर देना पड़ा 10 साल के लिए. ठीक है. देन जर्मन आर्मी जो थी उसको लिमिट कर दिया गया, 15,000 सोल्जर्स इन आर्मी जो पैदल सेना थी, और एयर फोर्स तो टोटली बैंड कर दी गई. सो द प्राउड जर्मन्स, अगर इतने सारे क्लॉजेस जो एक एक क्लॉज अगेंस्ट द जर्मनी थे, तो जो प्राउड जर्मन्स क्या थे, बहुत पावरफुल थे, इसके पहले बहुत प्राउड थे, तो दे वर नॉट टॉलरेटेड ऑल दिस क्लॉजेस व्हिच वाज अगेंस्ट फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट द जर्मनी इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. बट एट दैट टाइम 1919 की मैं बात कर रहा हूं, दे आर इनकैपेबल, वो इनकैपेबल थे कि वॉर दोबारा लड़ सके और अपनी आवाजों को आगे बढ़ा सके. बट in 1933, the rise of nationalism or a rise of Hitler as a chancellor in Germany violated all the clauses against the Germany which was formulated in 1919 treaty. तो ट्रीटी में जितने भी क्लॉजेस थे, जितने भी कानून उसके जर्मनी के लिए बनाए गए थे, वो उनको बॉयकॉट करता है, तोड़ता है, उन कानूनों को एक्सप्लॉइट करता है, डिसओबे करता है सारे प्रोविजंस का. एंड फाइनली he plunged the Germany, या यूं कहें तो यूरोप, in the war that is the Second World War. तो कहीं ना कहीं हिटलर क्या चाहता था कि जितनी भी आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं जर्मनी के ऊपर, जितने भी क्लॉजेस अगेंस्ट द जर्मनी है जिसमें उसको गिल्टी कंसीडर किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 1 का, हिटलर उन सारे के सारे प्रोविजंस के अगेंस्ट काम करता है और सबको एक्सप्लॉइट करता है. पूरे नेशंस यूरोप में हिटलर की पावर को मानने लगता. नो डाउट नेशनलिज्म यूरोप में आता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप में, और या यूं कहें तो बदला लेने के लिए जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया. देन ये तो पहला कॉज हो गया, द डिससैटिस्फैक्शन ओवर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ये पहला कॉज हो गया. एंड दूसरा है आपका मिलिटैरिज्म इन जापान. मिलिटैरिज्म इन जापान, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जापान इन्वेजन चाइना, जापान इन्वेजन ऑफ चाइना, यानी चाइना के ऊपर इन्वेड करना, आक्रमण करना, ये सेकंड कॉज है मिलिटैरिज्म इन जापान. नो डाउट अगर देखें तो 1905 के बाद जापान में इंपेरियलिज्म डेवलप करता है, एंड सून इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चलता रहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, जिसकी वजह से अब जापान पावरफुल होने लगता है एंड लेड टू द मिलिटैरिज्म इन जापान. तो जापान में मिलिटैरिज्म बढ़ता है, नए नए इक्विपमेंट, नए नए टेक्नोलॉजिकल वेपन्स अपग्रेड करता है, वो डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और क्या करता है 1910 में ये कोरिया को इन्वेड कर लेता है. तो कोरिया वहां पर कब था, चाइना के अंडर में था. इसको हम सीनो जापानीज वॉर के नाम से भी जानते हैं. सीनो मींस चाइना, सीनो जापानीज वॉर्स के नाम से भी इसको जानते हैं. इन 1910 कोरिया वाज इन्वेडेड बाय जापान. देन उसके बाद 1931 में मंचूरिया विच वाज द प्रोविंस अंडर चाइना ऑल्सो इन्वेडेड बाय जापान. तो 1931 में फिर से जापान इन्वेड करता है और उसके मंचूरिया को, तो मंचूरिया उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था चाइना के लिए. मंचूरिया पे जिसने कब्जा कर लिया वो पूरे साउथ एशिया या साउथ चाइना जो सी था वहां से अपने ट्रेड और कॉमर्स को आगे बढ़ा सकता था. तो जापान ने इसको इन्वेड कर लिया. सो एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ सिविल वॉर ऑनगोइंग
इन चाइना, चाइना में सिविल वॉर चल रहा था, दो पार्टीज के बीच में, दो आइडियोलॉजीज के बीच में। द फर्स्ट इन द कम्युनलिज्म एंड द सेकंड वन वाज द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म यानी नेशनलिस्ट और कम्युनलिस्ट के बीच में एक सिविल वॉर चल रहा था, और इसका फायदा उठाता है जापान। और जापान 1931 में मंचूरिया को कंक्वर करता है। देन 1933 में जब उससे ये सवाल पूछा जाता है बाय द लीग ऑफ नेशंस कि आपने इन्वेड क्यों किया, आपने मंचूरिया और कोरिया को क्यों कंकर किया, तो जापान इसका आंसर नहीं देता है लीग ऑफ नेशंस को, और उससे विथड्रॉ हो जाता है, यानी उसकी जो मेंबरशिप थी उससे खत्म कर लेता है, लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकल जाता है, और उनकी बातों को ना मानते हुए ये सारी स्थिति 1945 तक जापान चाइना के विरुद्ध इन्वेड करता ही रहता है, जब तक कि पूरा चाइना जापान के अंडर में नहीं आ जाता, पूरा जापान उसको इन्वेड नहीं कर लेता। तो दैट वाज द मिलिटरिज्म इन जापान व्हिच वाज आल्सो अ इंपॉर्टेंट कॉज for which led to the second world war. Then थर्ड अगर कॉज पढ़ते हैं तो फ्रांस वेंजफुल बिहेवियर। फ्रांस वेंजफुल, वेंजफुल का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध। वेंजफुल बिहेवियर टुवर्ड्स जर्मनी। अब जाहिर सी बात है कि जर्मनी हैव इन्वेडेड एंड कॉन्क्वर्ड द पार्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस व्हिच वाज सिचुएटेड इन द फ्रांस। तो फ्रांस में जो एल्सेस एंड लॉरेंस था उसको जीत लेता है। फ्रांस वालों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो उसका लुइस, अगर देखें लुइस जो 13th होता है, तो एल्सेस एंड लॉरेंस को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, बनाया था। तो जो रिजाइम थी एल्सेस एंड लॉरेंस की बाय लुइस 13th, फ्रांस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जर्मनी जो कि बाहर का देश है वो उसको कंक्वर कर ले। एंड ऑल्सो राइनलैंड की अगर बात करते हैं विच वॉज वेस्ट टू द राइन रिवर, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में आती थी। बेल्जियम और जर्मनी इधर है, ठीक है, इधर बेल्जियम है आपका, इधर जर्मनी है, इधर फ्रांस है, उसके बीच में एक राइन रिवर फ्लो होती है, उसको हम नाम देते हैं उसके चारों तरफ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट पार्ट ऑफ द राइन रिवर हो गया। तो होता क्या था कि जर्मनी ईस्ट तो उसके पास में था ही राइनलैंड, लेकिन जर्मनी ने क्या किया कि बेल्जियम और फ्रांस के कुछ हिस्से के राइनलैंड जो वेस्ट पार्ट ऑफ द राइन रिवर था उसको भी कंक्वर कर लिया, उसमें अपना मिलिटरिज्म कर दिया, उसको मिलिटराइज कर दिया, अपनी सेना को यहां पर बैठा दिया, कंटिजेंट को यहां पर बैठा दिया। देन बाद में क्या होता है, फ्रांस क्या करता है, इसको अपोज करता है, लेकिन एट दैट टाइम जर्मनी वाज सो पावरफुल बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता है, इसलिए मजबूरन राइनलैंड का जो प्रोविंस था, जो टेरिटरीज थी, वो जर्मनी को फेवर करना पड़ा फ्रांस को। तो फ्रांस क्या चाहता था, इसका बदला लेना चाहता था, ही वांट्स टू टेक द रिवेंज। तो देन ऑल द एक्टिविटीज एंड द एक्ट्स वर परफॉर्म्ड बाय द फ्रांस वाज वेंजफुल अगेंस्ट द जर्मनी। तो जर्मनी के पीछे कॉन्स्पिरेसी, ट्रीटीज साइन करना कई सारी अगेंस्ट द जर्मनी, दूसरे नेशंस को उनके खिलाफ भड़काना, और धीरे धीरे करते करते जर्मनी को कमजोर करने की भावना फ्रांस में डेवलप होती है। तो दैट वाज द फ्रांस vengeful behavior against the Germany. And the fourth cause is the demand of imperialism. So imperialism यानी कि इसका हमने मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी द एक्सपेंशन यानी कॉलोनीज डेवलप करना for the trade and commerce and to being a powerful in any region or any पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म को हम साम्राज्यवाद बोलते हैं, यानी अपने टेरिटरीज को बढ़ाना साम्राज्यवादिता कहलाता है। तो एट दैट टाइम मैंने उसको डिवाइड किया है ओल्ड इंपीरियल और न्यू इंपीरियल। तो ओल्ड इंपीरियल की बात करें बिफोर 1990, तो वहां पर दो कंट्रीज थी, एक फ्रांस था और दूसरा यूके यानी ब्रिटेन था। तो ये इंपीरियल्स थे जिनको ओल्ड इंपीरियल्स कहा जाता था। इन्होंने एक्सपेंशन किया, आपने देखा इंडिया में भी एक्सपेंशन किस तरीके से किया, अफ्रीका में किया, साउथ अफ्रीका में किया, केप ऑफ गुड होप जो आता है वहां पे किया, ऑटोमन एम्पायर में करने की कोशिश की, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में करने की कोशिश की, हालांकि वहां पे जर्मनी बहुत ही मजबूत था। देन यूएसए में भी यूके ने अपनी कॉलोनीज डेवलप की थी। तो ओल्ड जो इंपीरियलिज्म था वो दो नेशंस के थ्रू होता था, फ्रांस और यूके। अब क्या हुआ, आफ्टर द 1919 जब हिटलर आता है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है जर्मनी में, नेशनलिज्म होता है, एंड हिटलर्स की जो पहला पॉलिसी था, प्रिंसिपल था, वो था एक्सपेंशनिज्म।
एक्सपेंशन करना अपनी टेरिटरीज का, अपनी पावर्स का। देन अब जो नई आते हैं वो आते हैं इटली और जर्मनी। तो ये दैट वाज द न्यू इंपेरियलिस्टिक नेशंस, जो इंपीरियलिस्ट कर रहे हैं, यानी अब ये अपनी कॉलोनीज अपने बल पर अलग अलग पूरे जगह पर पूरे यूरोप में फैला रहे हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट वॉर between these two old imperialist countries and new imperial countries। इटली, जर्मनी और फ्रांस, यूके के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, कंपटीशन होता है। दैट लेड टू द कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीजन पाया गया। चलिए अब इसके बाद की अगर बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, तो वो है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी। सो इट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट कॉज। एक्चुअली ये कॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो जर्मनी में आपका डिक्टेटरशिप और नेशनलिज्म स्टार्ट होता है सून आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919 के बाद, जब ये देखा जाता है कि जर्मनी के अगेंस्ट सारे क्लॉज थे। तो एक पर्सन जिसका नाम है हिटलर, मैं जर्मनी की बात पहले करूंगा। तो हिटलर जो कि पहले एक केवल जर्मनी की सेना में एक सोल्जर ही था। तो दैट टाइम द प्राउड जर्मन्स हैव इनटॉलरेटेड अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ जर्मनी, द क्लॉजेस वर, ऑल द क्लॉजेस वर अगेंस्ट द जर्मनी। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। होता क्या है कि हिटलर राइज करता है 1933 में एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। वो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं राइज ऑफ हिटलर, इस फेज को। एंड इस्टेब्लिश्ड द एनएसडीएपी। एनएसडीएपी को इस्टेब्लिश करता है द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। हालांकि एनएसडीएपी का हम जर्मन वर्जन अलग होता है, बट इंग्लिश में इस पार्टी को, जिसको हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जो स्टैब्लिश करता है कौन? जर्मन, सून आफ्टर 1933 एज अ चांसलर। और इसकी जो प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है? एंटी सेमिटिक। सेमिटिक का मतलब होता है एंटी ज्यूज, यानी जो ज्यूज थे उनके अगेंस्ट इन पॉलिसीज को ये आगे रखता है। वो कभी भी ज्यूज को क्या करता था कि अगेंस्ट द आर्यंस। तो जर्मन्स एंड द हिटलर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज आर्यंस। ठीक है, आर्यंस कंसीडर करते थे। एंड एंटी सेमेटिक यानी एंटी ज्यूज, यानी दूसरा जो भी कम्युनिटी है, एंटी कम्युनिज्म की भावना उनमें रहती है। वो दूसरी कम्युनिटी को कभी भी अच्छा नहीं मानते। तो एंटी ज्यूज एंटी सेमेटिक हो गया, एंटी मार्क्सिस्ट हो गया, एंड एंटी कम्युनिस्ट हो गया, या कम्युनिज्म हो गया, साम्राज्यवाद, या यूं कहे कम्युनिज्म, आपको पता होगा। एंड द सुपीरियोरिटी ऑफ द आर्यन रेस, वो हमेशा आर्यंस को सुपीरियर मानता था अगेंस्ट ऑल द कम्युनिटीज एंड एक्सक्लूजन ऑफ द अदर्स वन, जैसे ज्यूज हो गए। सो हिटलर बिकम, ज्यूज का मतलब आप यहूदी कह सकते हैं हिंदी में। एंड हिटलर बिकम चांसलर इन जनवरी 1933 में वो चांसलर बन जाता है। एंड सून आफ्टर द वीमर, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट होती है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले ही चल रही होती है जर्मनी में, जिसका नाम होता था वीमर गवर्नमेंट। तो वीमर गवर्नमेंट क्या होती है? वो उसको हटा देता है और सून आफ्टर वो असेंडेड कर जाता है थ्रोन पर, यानी जर्मनी के पावर में आ जाता है। एंड वहीं पर उसका रीआर्मेशन, रीमिलिटराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है जर्मनी का। यानी जर्मनी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंशन की थ्योरी, और उसके साथ ही साथ मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मिलिट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और वो सून आफ्टर वो क्या करता है? डिक्टेटर बन जाता है। एंड ही वांट्स टू रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द जर्मन्स, ग्लोरी ऑफ द फादरलैंड। तो जर्मनी की ग्लोरी को वापस वो लाना चाहता था 1919 में, जिस ग्लोरी को खत्म कर दिया गया था अगेंस्ट द नेचर। तो ही कंट्रोल्ड एंड कंक्वर्ड ओवर द ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे
जिनको वो कंकर करता है आगे चल के, आगे और भी है। तो इसकी जो पॉलिसी थी वो थी क्या, टोटलैरिज्म एंड एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशनिज्म। तो दीज वर द थ्योरीज बाय द हिटलर। तो इस तरीके से उसने नेशनलिज्म की भावना को किया कि ग्लोरी फॉर द मदरलैंड, ग्लोरी फॉर द फादरलैंड, और उसके चलते ही धीरे धीरे पूरे के पूरे पावर को, जर्मनी के रिजाइन की पावर को अपने हाथ में ले लेता है एंड एक्ट्स एज अ डिक्टेटरशिप। उसके डिक्टेटरशिप को लोगों ने पसंद भी किया, हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून और स्ट्रिक्ट सारी चीजें थी। उसने एक किताब भी लिखी, मेन काम का मतलब होता है माई स्ट्रगल, ठीक है। तो माई स्ट्रगल में जो खुद हिटलर ने लिखी थी, उसने अपनी प्रिंसिपल, अपनी आइडियोलॉजी और अपने द्वारा जो एक्सपेंशन था वो सारे के सारे को यहाँ पर इलस्ट्रेट किया है इस बुक में, मेन काम में। एंड व्हाट अबाउट द इटली, द नेशनलिज्म इन इटली? एक्चुअली इटली हेल्प अलीज। इटली पहले क्या करता था कि अलीज पावर को उसने मैन और आर्मी से अपनी मदद की थी, मनी से मदद की थी, बट बिसाइड्स इज सफर्ड, लेकिन फिर भी वो सफर करता है क्योंकि पोस्ट वार जो इकोनॉमिक जो उसकी स्थिति होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हाई प्राइस राइज हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उससे वो उधर की जो गवर्नमेंट होती है वो परेशान होती है। और गवर्नमेंट कौन सी होती है? ड्यूलिटी की गवर्नमेंट होती है। कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर दिस, द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी एंड तो फासिज्म। अभी तक हम पढ़ रहे थे जर्मनी में नाजीज्म चल रहा था, नाजीवाद चल रहा था, एंड फासिज्म यानी कि कहां पर? आपका इटली में। तो फासिस्ट अंडर मुसोलिनी, अब एक पर्सन है जिसका नाम है मुसोलिनी, वर अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में मुसोलिनी को अपॉइंट किया जाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड देयर थ्योरी इज सेम एज द हिटलर। दे बिलीव इन द एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करते हैं। एंड अगेन द इटली जॉइंड रोम, बर्लिन, टोक्यो, ठीक है, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस। यानी अगर देखें तो रोम, बर्लिन, टोक्यो, ठीक है, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक्सिस साइन होती है, और 1936 में इस एक्सिस को साइन किया जाता है। अगेन द इटली अटैक्ड एबिसीनिया, एबिसीनिया एक प्रोविंस था आपका इथोपिया में, उसको एनेक्स कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप होता है। बट इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि फ्यू स्टेप्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय हिटलर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। 1936 में क्या होता है? द रीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड। तो राइनलैंड कहां था? बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन रिवर थी, उसके वेस्ट में जो डीमिलिटराइजेशन कर दिया था 1919 में जर्मनी के क्लॉजेस में, ट्रीटी ऑफ जर्मनी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में, उसको रीमिलिटराइज कर देता है। यानी फिर से जो डीमिलिटराइजेशन होता था उसको रीमिलिटराइज कर दिया, वापस अपनी सेना को, अपनी आर्मीज को वहां पर रख देता है। ये बात है आपकी 1936 में। कुछ और एक्टिविटी की बात अभी मैंने की थी, रोम, बर्लिन, टोक्यो ट्रीटी, ठीक है, और एक्सिस उसको हम बोलते हैं रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस। तो यानी कि ये एक्सिस पावर्स को गैदर करने का एक तरीका था, एक एक्सिस डेवलप करती है 1936 में, और जर्मनी और जापान के बीच में एक पैक्ट भी साइन होता है। ये 1936 के इंसिडेंट थे। देन अगेन 1938 में क्या होता है? द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। हिटलर क्या करता है 1938 में? ऑस्ट्रिया जिसको उसने कंक्वर किया या वापिस एनेक्स कर दिया, उस इंसिडेंट को हम बोलते हैं एंसलस, ANSCHLUSS, एंसलस। इसका मतलब ये होता है ज्वाइनिंग, यानी कि अपनी जर्मनी में इसको लैप्स करवाना, एनेक्स करके। एंड अगेन इन 1938 बाय द हिटलर चेकोस्लोवाकिया वाज एनेक्स्ड। तो चेकोस्लोवाकिया में एक स्टूडेंट लैंड था, उसको उसने जीत लिया। एंड इन दैट टाइम 1938 में जब इतना सारा एनेक्सेशन हो रहा था बाय हिटलर, तो देयर इज अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वाज कैरिड आउट बाय द फ्रांस एंड यूके। तो फ्रांस, यूके और यूएसए किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें जानते हुए भी इसको नहीं रोका। इसी को हम पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। तो अब 1939 की बात करते हैं। तो 1939 में क्या होता है?
तो पूरा का पूरा एंटायर चेकोस्लोवाकिया वाज अटैक्ड बाय द हिटलर एंड कंक्वर्ड बाय जर्मन इन मार्च 39 में चेकोस्लोवाकिया पूरा का पूरा कंक्वर कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है बाय द हिटलर। नाउ द नेक्स्ट टारगेट वाज पोलैंड। अब बात आती है पोलैंड की, बट इन द केस ऑफ पोलैंड इट वाज डिसाइडेड फर्स्ट एंड प्रोमिस्ड बिटवीन द यूके एंड फ्रांस। तो यूके और फ्रांस के बीच में ये ट्रीटी हुई थी पोलैंड के साथ में कि जब भी पोलैंड के ऊपर कोई भी एनेक्सेशन करने की, इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो वी विल ज्वाइन टुगेदर एंड विल फाइट द वॉर अगेंस्ट द नेशंस व्हिच इज गोइंग टू डू इट। तो पोलैंड जब वो 1939 में हिटलर पोलैंड में एनेक्सेशन करने की कोशिश करता है तो देयर वाज अ ब्रोक आउट ऑफ द वॉर। UK and France both declared the war against Germany. Then ये तो चीजें हो गई कि किस तरीके से नेशनलिज्म और एक्सपेंशन की थ्योरी, डिक्टेटरशिप की थ्योरी ये डेवलप करता है कौन? हिटलर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट कॉज इज द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, मैं इसी के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके बता रहा हूं आपको। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मीन्स कि तुष्टीकरण की नीति। अपीजमेंट मीन्स द पॉलिसी दैट इज फॉलोड आउट बाय द ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों ने ही कौन सी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो किया? व्हाई? टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द एग्रेसिव नेशंस। इटली और जर्मनी उस समय बहुत ही एग्रेसिव नेशंस थे, तो उनकी छोटी छोटी डिमांड, द एनेक्सेशन जो चारों तरफ राइनलैंड कर रहा है, पोलैंड, हालांकि पोलैंड नहीं, राइनलैंड कर रहा है और चेकोस्लोवाकिया कर रहा है, उधर से जापान मंचूरिया को कंकर कर रहा है, कोरिया को कंकर कर रहा है। तो इधर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को शो किया जा रहा है बाय द अलीड नेशंस यूके एंड फ्रांस, क्योंकि कहीं ना कहीं दे न्यू दैट द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वाज टू हार्श अगेंस्ट द जर्मनी। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी वो जर्मनी के लिए बहुत ही हार्श थी, तो वो चाहते थे कि अगर जर्मनी और इटली हैड अ जेन्युइन ग्रीवेंस, तो जर्मनी और इटली की अपनी खुद की शिकायत है, बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतनी हार्श, जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी की गई है, क्लॉजेस किए गए। तो अगर वो चाहते थे कि ठीक है, इन छोटी छोटी कॉन्कर्ड और एनेक्सेशन से अगर इनका गुस्सा शांत होता है, so if then they would cool down and would not start disturbing Europe। तो ये छोटे छोटे एनेक्सेशन से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ये ले भी लेते हैं और अगर इससे इनका गुस्सा शांत हो जाता है तो हम आगे वर्ल्ड को वॉर से बचा सकते हैं, यूरोप को युद्ध से दूर रख सकते हैं। इसलिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फ्रांस और यूके के थ्रू इस पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा था अगेंस्ट द जर्मनी। तो इसलिए जर्मनी के जो एनेक्सेशन थे उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, और ऑल द एलीट पावर्स, इसके अलावा ऑल द एलीट पावर्स हैव देयर ओन इंटरेस्ट, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, और म्यूचुअल डिस्पैरिटी थी, यानी यूनिटी नहीं थी। फिर कोई किसी रीजन से लड़ना चाहता है, कोई किसी रीजन से कोई जर्मनी को प्रमोट कर रहा है, अलग अलग रीजन से। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंग्लैंड अमेरिका जो दोनों थे, बोथ द नेशंस दे वर जनरस फॉर द जर्मनी। जर्मनी के लिए बहुत ही जनरस काइंडनेस थी, क्योंकि वुड्रो विल्सन जो था, जो प्रेसिडेंट था, उसने जो क्लॉजेस दिए थे उसमें जर्मनी के अगेंस्ट इतने जो ह्यूमिलिएशन था उसमें कुछ कमी लाने की बात उसने कही थी, कंपनसेशन को भी रिवाइज करने की उसने बात कही थी। तो कहीं ना कहीं वो जर्मनी को फेवर करना चाहते थे। तो पहला तो हो गया। एंड द इंग्लैंड ट्रेडिंग रीजंस, इंग्लैंड जो है जर्मनी के साथ ट्रेडिंग रीजंस के कारण उसको प्रमोट कर रहा था, उसके साथ अपीजमेंट पॉलिसी को आगे इन्वॉल्व कर रहा था, क्योंकि जर्मनी की जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनकी डिमांड यूके में बहुत थी। तो ये भी एक रीजन था। देन इंग्लैंड वर अगेंस्ट द कम्युनिज्म व्हिच वाज स्प्रेड इन यूएसएसआर। रशिया में जो कम्युनिज्म जो डेवलप कर रहा था, तो इंग्लैंड उस कम्युनिज्म से पूरे यूरोप को बचाना चाहता था, इसलिए वो जर्मनी की इन एक्टिविटीज पे उसने रोक नहीं लगाई। वहीं पे इंग्लैंड, यूरोप के इतने डिस्प्यूट्स थे, इंग्लैंड वांट्स टू सेपरेट और आइसोलेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी व्हिच वाज गोइंग इन यूरोप। यूरोप में जिस तरीके की चीज चल रही थी उससे वो दूर रहना चाहता था। एंड फ्रांस, और वहीं पे फ्रांस क्या कर रहा है भाई? फ्रांस वांट टू रीटेक द रिवेंज विद जर्मनी। जर्मनी के साथ
फ्रांस जो है रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें कि दे हैव ओन देयर इंटरेस्ट, उनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। दे कुड बी डेवलप्ड अ डिप्लोमेटिक डिस्पैरिटी अमंग द कंट्रीज इन यूरोप। तो दीज वर पॉलिसीज ऑफ अपीजमेंट। चलिए, और अगर देखें एक एग्जांपल, तो हिटलर एनेक्स ऑस्ट्रिया इन 1938, राइनलैंड इन 1936 एंड चेकोस्लोवाकिया इन 1939। तो नन ऑफ दीज नेशंस, कोई भी ऐसा नेशन नहीं था जिसने जर्मनी के खिलाफ आवाज उठाई कि व्हाई आर यू गोइंग टू एनेक्स दीज नेशंस, व्हाई हैव यू एनेक्स देम, क्योंकि हिटलर था और ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चल रही थी। So they didn't took any action against it by the annexation of the Hitler which was carrying in Europe at that time. So the policy of appeasement only increased the demand of Hitler. तो ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, ये हिटलर की और डिमांड को बढ़ाते चली जा रही थी और हिटलर और एरिया को एनेक्स करते चला जा रहा था। और बात आ जाती है पोलैंड में, और जब पोलैंड की बात आती है तब जाकर वॉर डिक्लेयर होता है अगेंस्ट द जर्मनी। ओके, तो ये रीजन हो गया पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। एंड द सिक्स्थ रीजन इज फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का फेलियर। तो लीग ऑफ नेशंस क्यों क्रिएट हुआ था आफ्टर 1999? व्हाई? टू एस्टैब्लिश द पीस एंड सिक्योरिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड टू मेंटेन इट एंड प्रिवेंट एनी फ्यूचर वॉर, किसी भी फ्यूचर वॉर से बचाने के लिए, और पॉलिसी नई बनाने के लिए, ताकि उसको पीस प्रोवाइड किया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके पूरे वर्ल्ड में, और फ्यूचर वॉर से बचाया जा सके। बट इट वॉज इनएफेक्टिव अगेंस्ट द पावरफुल एग्रेशंस। इटली और जर्मनी की बात है तो इसके अगेंस्ट वो पावरलेस हो जाता है, इनएफेक्टिव होता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। सो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जो वो उन जर्मनी और इटली के ऊपर प्रोवाइड किए गए थे, लगाए गए थे लीग ऑफ नेशन से, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, उससे भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आता है। एंड द मेंबर्स ऑफ लीग्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं लीग ऑफ नेशंस के, वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट है। कोई जर्मनी को प्रमोट कर रहा है, कोई जर्मनी के अगेंस्ट खड़ा है। सो द कंट्रीज विल सून लॉस्ट देयर फेथ ऑन दिस लीग। धीरे धीरे सारी कंट्रीज का जो फेथ है इससे खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल देते हैं कि व्हेनेवर द जापान कंक्वर्ड मंचूरिया इन 1931, तो लीग ऑफ नेशन ने बोला, क्वेश्चनिंग की कि आपने क्यों कंक्वर किया, बट जापान ने इसका आंसर देना जरूरी नहीं समझा और वो लीग ऑफ नेशन से ही निकल जाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इनएफेक्टिव to maintain the peace and security in the world. So that is the causes of the failure of League of Nations. तो इतनी सारी एनेक्सेशन होने के बावजूद भी लीग ऑफ नेशंस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाता है जर्मनी, इटली और फ्रांस से। देन द इमीडिएट कॉज, सो हिटलर वांटेड टू गेट बैक द सिटी ऑफ डेंजिंग। मैं इमीडिएट कॉज बता रहा हूं कि हिटलर जो था वो डेंजिंग नाम की सिटी को वापस लेना चाहता था, कंकर करना चाहता था, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग पोलैंड को प्रोवाइड कर दिया गया था जर्मनी से छीन के। क्यों? व्हाई ही वांट्स टू गेट बैक द सिटी ऑफ डेंजिंग? बिकॉज द डेंजिंग वाज अ प्लेस और अ टेरिटरी वेयर द मोस्ट ऑफ द जर्मन्स वर लिविंग। तो बहुत ही ज्यादा जर्मन वहां पे रहते थे, जर्मन की कम्युनिटी वहां पे रहती थी। पहली बात तो ये ऑप्शन था कि उसको कंकर करना है वापस। एंड अगेन द इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट कि दिस एरिया ऑफ डेंजिंग विल जॉइन ईस्ट प्रशिया विद जर्मनी। जर्मनी को प्रशिया से जोड़ेगा ताकि जर्मनी क्या करे, प्रशिया में अपनी कॉलोनीज डेवलप करे और ट्रेड और कॉमर्स अच्छा कर सके। तो ये दो रीजंस थे। So it was the time, that is the 1st of September 1939 when Hitler's troops marched into the Poland. पोलैंड की तरफ जब मार्च करते हैं तो in the reply of Britain and France collectively on 3rd of September declared the war against the Germany. जर्मनी के अगेंस्ट 3rd of September को ये वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि पोलैंड के साथ ब्रिटेन और फ्रांस की एक ट्रीटी हुई थी जिसमें इस बात को रखा गया था कि अगर कोई भी एनेक्स करना चाहेगा, इन्वेट करना चाहेगा पोलैंड में, तो उसे वॉर लड़नी पड़ेगी इन दो नेशन से। सो दैट वाज द इमीडिएट कॉज।
So, dear students, we have just discussed about the causes, important causes, which led to the world in World War II, which was from 1939 to 1945. And thereafter, what about its consequences? So, whenever the war is going, 1941 में वहीं से स्टार्ट हो रहा था आपका यूनाइटेड नेशंस, which was also the organization which would maintain the peace and security in the world. तो यूनाइटेड नेशन इसका कॉन्सिक्वेंस सामने आता है कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन which could imply the peace and security in the world. ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कुछ कॉजेस थे. तो आपको इन कॉजेस को अपनी कॉपी में लिखना भी है, अच्छे से याद भी करना है. और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो यू कैन सिंपली write in the comment section. Hopefully you have all understood about the causes of the World War II. Soon I will be coming back with a new topic in the contemporary world. Till then, take care and bye bye.